अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार था कि ऑफिशियली कोई शख्स आए और इस खबर को अनाउंस करे कि डेनमार्क अपने F-16 फाइनली भेजेगा यूक्रेन को। ये डेनमार्क की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है और डेनमार्क की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑफिशियली अगर ये ऐलान सामने आया है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि F-17 की पोजीशन अर्जेंटीना के लिए ज़्यादा मजबूत होगी और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं वीडियो में। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये जो नया ऐलान है ये किस तरह असरअंदाज हो सकता है और उसके अलावा जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका 32 एयरक्राफ्ट यानी कि 32 F-16 पेश कर रहा है अर्जेंटीना को, जबकि उसके मुकाबले में सिर्फ 15 F-17 ब्लॉक 3 ऑफर किए गए हैं अर्जेंटीना को। यानी कि क्वांटिटी के हवाले से, मिकदार के हवाले से F-16 को बर्तरी हासिल है। यहाँ एक आम चीज़ बताता चलूँ कि मेरे पेपर चल रहे हैं, सो उसकी वजह से वीडियो कुछ लेट भी हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम चीज़ों को ज़रा कवर अप करूं। सबसे पहले एक ओवरव्यू देता चलूं कि अमेरिका ने डेनमार्क के F-16 को पिच किया हुआ है अर्जेंटीना के लिए। यानी कि डेनमार्क के जो F-16 AB वर्जन्स हैं वो MLU स्टैंडर्ड के अपग्रेडेड हैं, मतलब कि उन्हें ऑलमोस्ट आप F-16 ब्लॉक 40 स्टैंडर्ड के F-16 कह सकते हैं। BVR मिसाइल फायर करने के कापेबल है और लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन को फायर कर सकते हैं, यानी कि स्मार्ट बॉम्ब्स को फायर कर सकते हैं। तो इन तमाम जहाज़ों को अमेरिका ने ऑफ़र किया अर्जेंटीना के लिए। अर्जेंटीना को ऑफ़र इस वजह से किया ताकि लैटिन अमेरिका या जिसे हम जनूबी अमरीकी बर्रे आज़म कहते हैं वहाँ चाइना ना आ सके। और चाइना वहाँ क्यों आना चाहता है? ताकि वो सेम जैसे अमेरिका ने काम किया था साउथ कोरिया और जापान जैसे मुल्कों में आके अपनी एयर बेसिस और नेवल बेसिस बना ली थी ताकि वो चाइना पर नज़र रख सके। सेम काम चाइना भी करना चाहता है। साउथ अमेरिका में आएगा जिसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है, वहाँ वो अपनी नेवल बेसिस बनाएगा और स्पाई बेसिस बनाएगा और अमेरिका को टारगेट करेगा या अमेरिका पर नज़र रखेगा। उसके लिए चाइना ने अर्जेंटीना और जैसी जो दूसरी वहाँ की कंट्रीज़ हैं उनको अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट सेल करने का फ़ैसला किया और उनके साथ दूसरे ताल्लुकात भी बढ़ाने का फ़ैसला किया। इसी के चलते 2021 और 2022 में अर्जेंटीना को एक 4th प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी, सो वो अप्रोच करता है चाइना को और चाइना उन्हें ऑफ़र करता है F-17 ब्लॉक 3। अब यहाँ चाइना इस ऑफ़र को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए उन्हें ये भी ऑफ़र करता है कि हम आपको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे और अर्जेंटीना को ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और वहाँ जो जितनी भी फैसिलिटीज़ बनेंगी वो पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा, यानी कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स इनकी मदद करेंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी इनपुट देगी उन्हें F-17 की ट्रेनिंग के हवाले से। लेकिन अगर F-17 ब्लॉक 3 चला जाता है अर्जेंटीना में तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार होगी नेटो का मेंबर होते हुए और नेटो का करता धरता होते हुए। इसीलिए एक कांग्रेस के मेंबर ने यह कहा कि अगर F-17 की फैक्ट्री यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और असेंबली के लिए जो फैक्ट्री बनाई जाएगी वो कायम हो जाती है अर्जेंटीना में तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ब्लो बैक होगा। डेनमार्क के पास तकरीबन 40 के करीब F-16 हैं और 32 F-16 खुद ऑफिशियली ऑफ़र किए हैं जिनको अर्जेंटीना के ब्रिगेडियर जेवियर आइजक ने कंफर्म किया हुआ है अपने रिसेंट इंटरव्यू में। उसके बाद उसी के पैरेलल साथ ये भी खबर चल रही है कि डेनमार्क, नेदरलैंड और इस तरह के जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो अपने F-16 देंगी यूक्रेन को और यूक्रेन को तकरीबन 50 के करीब या 40 के करीब F-16 प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उनकी एयरफोर्स जो इस वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुकी है उसे नए सिरे से खड़ा किया जा सके रशियन एयरफोर्स के ख़िलाफ़। अमेरिका ने पिछले माह ही अपनी तमाम नेटो कंट्रीज़ को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप यूक्रेन को F-16 छोड़ के कोई भी एडवांस फाइटर जेट दे सकते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि F-16 के साथ साथ दूसरे फाइटर जेट भी मुहैया किए जाएँ। बहरहाल डेनमार्क की वजारत दिफा ने यह ऐलान किया है कि वो अब F-16 प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को और F-16 देने का जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें नेदरलैंड और डेनमार्क दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगे और डेनमार्क की एक एयर बेस पर ही यूक्रेनियन पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ शर्तें भी हायल की हैं। शर्तें उन्होंने ये कही हैं कि ये जो F-16 हम देंगे ये एक कोएलिशन के अंडर देंगे। ये ना हो कि हम अकेले ही अपने तौर पर F-16 दे दें और कल को रूस उसका इंतकाम लेने के लिए हम पर चढ़ दौड़े। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि सब कंट्रीज़ मिलें, जो अपकमिंग नेटो की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें इस चीज़ को उठाया जाएगा और तमाम नेटो कंट्रीज़ इसके लिए फ़ंड्स मुहैया करें यूक्रेनियन पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए। डेनमार्क के लिए खुसूसी कुछ रायत होनी चाहिए क्योंकि 2025 से ही डेनमार्क F-35 एयरक्राफ्ट लेना शुरू कर लेगा, उन्हें यानी कि डिलीवरी शुरू हो जाएगी F-35 एयरक्राफ्ट की। इसी तरह नेदरलैंड है और इसी तरह बहुत सी दूसरी नेटो कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी एयर फोर्सेस को F-35 के स्टैंडर्ड पर लेकर आ रही हैं और ये तमाम काम इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि एक तो रूस की स्पीड बहुत स्लो है 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ की बेस पर अगर उसको देखा जाए उसके पास अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उस तरह ऑपरेशनल नहीं है। अगर हम Su-57 की बात करें, Su-75 अभी अपने डेवलपमेंट फेजेस में है। उसके बाद अगर यूरोप को देखा जाए तो
यूरोप उसके मुकाबले में काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है कि उनकी जितनी भी एयर फोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट 2025-24 तक आपको बहुत सी एयर फोर्सेज में F-35 एयरक्राफ्ट नज़र आएंगे। बहरहाल अगर नेटो इसकी इजाज़त दे देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश आइंद चीज़ होगी पाकिस्तान और चाइना के लिए, और इस तरह यूक्रेन का भी फ़ायदा हो जाएगा। और ये चीज़ नज़र भी आ रही है कि नेटो इसकी मंजूरी दे देगी, क्योंकि यूक्रेन को F-16 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डेनमार्क के तकरीबन 32 के करीब F-16 या उससे कुछ कम F-16 अगर चले जाते हैं यूक्रेन में, तो जो F-16 अमेरिका ने डेनमार्क के देने थे अर्जेंटीना को, उनकी तादाद ओबियसली कम हो जाएगी, या मैं यूँ कहूँ कि उस पूरी ऑफ़र की जो एक आउटलाइन थी उसको धचका लगेगा, और F-17 ब्लॉक 3 की इनडायरेक्टली इमेज बेहतर हो जाएगी। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।